ये कहानी मुझे मिछाल ने भेजी है और सच बोलूँ तो जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा ना तो 1 सेकंड के लिए ये लगना बंद हो गया कि ये किसी और के साथ हुआ है। क्योंकि जो डिटेल थी ना, जो सीक्वेंस था, वो बिल्कुल ऐसे लिखा गया था जैसे कोई चीज़ अभी-अभी गुज़री हो और लिखने वाला अभी भी उससे बाहर नहीं निकला हो। बात 2025 के अर्ली महीनों की है। मुंबई का बांद्रा वेस्ट एरिया, वो साइट जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, अरेबियन सी का व्यू, सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी और जहाँ लोग सोचते हैं कि पैसा हो तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। मिछाल की एल्डर सिस्टर सुनीता और उसके हस्बैंड विंसेंट यहीं रहते थे। एक डिवाउट क्रिश्चियन फैमिली, डिसिप्लाइंड लाइफ, प्रेयर रूटीन और एक ही बेटी रीना जो उस वक्त 14 साल की थी। विंसेंट का बिजनेस अचानक से बूम हुआ था। रियल एस्टेट डील्स इतनी स्मूथ चल रही थी कि खुद फैमिली को थोड़ा अजीब लग रहा था। पर जब चीजें अच्छी हो रही होती है ना तो ज्यादा सवाल कौन करता है। नया फ्लैट लिया गया, लग्जरी बिल्डिंग, नया फर्नीचर, फ्रेश स्टार्ट टाइप फीलिंग। रीना भी काफी एक्साइटेड थी। नई जगह, नया रूम, खिड़की से समुंदर दिखता था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सुनीता का ऑफिस रूटीन था। रीना स्कूल के बाद कुछ घंटे अकेली रहती थी और ये चीज पहले कभी इशू नहीं बनी थी। थोड़े ही महीनों के अंदर रीना का वेट गिरना स्टार्ट हो गया। पहले लगा टीनेज ग्रोथ फेज है, स्ट्रेस होगा, पढ़ाई का प्रेशर। पर जो गिरावट थी ना वो नॉर्मल नहीं थी। चीक्स अंदर जाने लगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और फिर एक दिन स्कूल से आते ही वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल भागना पड़ा, चेस्ट में प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत, ब्लड रिपोर्ट्स इतनी लो कि डॉक्टर्स खुद कंफ्यूज हो गए। अस्थमा बोला गया, पोल्यूशन ब्लेम किया गया, मेडिसिन बदली गई, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। और ये एक बार का केस नहीं था। 5-6 महीने के अंदर 7-8 इमरजेंसी विजिट्स। सुनीता ने जॉब छोड़ दी। विंसेंट रात रात भर हॉस्पिटल में बैठा रहता था। वैसे गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप एंड लाइक कर देना। अपनी कहानी भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, क्या पता नेक्स्ट कहानी आपकी हो। साथ ही घर के अंदर छोटी छोटी अजीब बातें शुरू हो गई थी। रीना का बेडरूम हमेशा ठंडा रहता था, चाहे एसी ऑफ हो, चाहे मुंबई की गर्मी हो। सुनीता कीज रखती, फोन रखती, ज्वेलरी रखती और फिर पैनिक में ढूंढती और थोड़ी देर बाद वो चीज एग्जैक्टली वहीं मिलती जहाँ रखी थी, जैसे किसी ने जान के थोड़ा सा हिला के वापस रख दिया हो। मिछाले एक दिन बेबी सेट कर रहा था। लिविंग रूम में टीवी चल रहा था, बातचीत हो रही थी। उसका पैर एक्सीडेंटली पानी की बोतल से लगा और बोतल रोल होके टेबल के नीचे चली गई। दोनों ने इग्नोर कर दिया। पर कुछ मिनट बाद मिछाल ने नीचे देखा तो बोतल वापस कॉफी टेबल के पास सीधी खड़ी थी, जैसे कभी गिरी ही ना हो। और जब उसने रीना की तरफ देखा ना तो वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोली, ये यहाँ होता रहता है। उसी दिन रीना ने मिछाल को बताया कि उसके रूम में रात को आवाजें आती हैं, बेबी के रोने की और पानी के छप छप की, जैसे किसी को नहलाया जा रहा हो। मिछाल ने पूछा पड़ोस के फ्लैट से होगी, पर रीना ने बस सिर हिला दिया। बोला दोनों साइड और नीचे सब बैचलर्स हैं, कोई बेबी नहीं है। और उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो कंप्लेन नहीं कर रही हो, बस इन्फॉर्म कर रही हो। 1 महीने बाद सुनीता का कॉल आया। वो रो रही थी। सुबह का टाइम था। सुनीता किचन में थी और उसने क्लियरली रीना को स्कूल यूनिफॉर्म में लिविंग रूम क्रॉस करते हुए देखा। आवाज लगाई, बेटा कब आई? पर जब वो बाहर आई ना, लिविंग रूम खाली था। रीना उस वक्त दोस्तों के साथ बाहर थी। विंसेंट ने कुछ नहीं देखा था, पर सुनीता का डर रियल था। इसी पॉइंट पे फैमिली ने चर्च अप्रोच करने का डिसीजन लिया। जब रीना को चर्च ले जाने की बात हुई ना तो वो फ्लैट के एंट्रेंस से ही रेसिस्ट करने लगी। पर उस दिन जैसे उसका पूरा शरीर मना कर रहा हो, वो चिल्ला रही थी, पैर जमीन पे जमा लिए। विंसेंट, उसका भाई और 2 हेल्पर्स मिल के भी उसे अंदर नहीं ले जा पाए और उसे वापस लाना पड़ा। उस दिन के बाद रीना बिल्कुल बदलने लगी। गुस्सा, वायलेंट एपिसोड्स, फिर नॉर्मल, फिर अचानक उर्दू बोलना डीप वॉइस में, जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। आर्म्स पे स्क्रैच मार्क्स, ब्लीडिंग और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। एक बार विंसेंट की हार्ट मेडिसिन निकल ली। जब फादर जोसेफ फ्लैट में आए ना तो रीना को पुणे भेज दिया गया था ग्रैंड पेरेंट्स के पास, और फादर जोसेफ ने जो डिस्कवर किया वहीं से इस कहानी का पूरा डायरेक्शन बदल गया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। फादर जोसेफ जब उस बिल्डिंग में एंटर हुए ना तो उन्होंने सबसे पहले कोई क्रॉस निकाला, कोई होली वाटर नहीं छिड़का, बस चुपचाप लिफ्ट से ऊपर आए, फ्लैट के अंदर गए और कुछ सेकंड्स के लिए लिविंग रूम के बीच खड़े रह के आंखें बंद कर ली। विंसेंट को याद है उन्होंने धीरे से सिर्फ इतना कहा था, यहाँ हवा ठीक नहीं है। और ये सेंटेंस सुनते ही सुनीता के पैर थोड़े से कांप गए थे, क्योंकि जब कोई प्रीस्ट बिना पूजा शुरू किए ऐसा बोल देना तो समझ आ जाता है कि बात सिर्फ इमेजिनेशन की नहीं है। फादर जोसेफ ने घर के हर रूम में वॉक की, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, फिर धीरे धीरे रीना के बेडरूम की तरफ गए। और जैसे ही वो उस रूम के थ्रेशोल्ड पे आए ना, विंसेंट को पीछे रहने को कहा, सुनीता को भी मना किया और बस खुद अंदर गए। सुनीता बताती है कि उस वक्त रीना का रूम बिल्कुल फ्रिज जैसा लग रहा था, जबकि एसी बंद था, कर्टन्स बिल्कुल स्टिल थे। पर फादर जोसेफ जैसे ही खिड़की के पास आए ना, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो सीधा खिड़की के बाहर देखने लगे, जहाँ बाउंड्री वॉल के उस पार एक छोटा सा बैकयार्ड एरिया था और उसके बीच एक पुराना स्ट्रक्चर कंक्रीट से ढका हुआ था। फादर जोसेफ ने पूछा, यहाँ क्या है? विंसेंट ने बोला, पुराना वेल होगा, बिल्डर ने कवर करवा दिया था, उसे कोई यूज नहीं करता। और वहीं पे फादर जोसेफ ने
पहली बार क्लियरली कहा यही प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ एक प्रेजेंस महसूस नहीं कर रहे बल्कि मल्टीपल प्रेजेंसेस हैं। उनकी गिनती उन्होंने 6 बताई और ये कोई एग्रेसिव डेमंस जैसी चीज नहीं लग रही बल्कि रेस्टलेस सोल्स हैं जो किसी ट्रॉमा के साथ यहीं बंद हो गई हैं। सुनीता के लिए ये बात और ज्यादा शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि बिल्डिंग नई थी, पॉश थी और ऐसी जगहों को लोग बिल्कुल सेफ समझते हैं। फादर जोसेफ ने पूछा पहले कौन रहता था। जब नेबर्स से बात की गई ना तब पता चला कि पिछली फैमिली का इन्फेंट बेबी अचानक बीमार पड़ के मर गया था और कुछ ही महीनों में वो लोग फ्लैट छोड़ के चले गए थे। उसके बाद 1 साल तक कोई टेनेंट नहीं टिक पाया। फादर जोसेफ ने फिर रीना के बारे में डिटेल में पूछा, उसकी रूटीन, उसका अकेला रहना, उसका फोन यूजेस। और तब सुनीता को याद आया कि कुछ महीने पहले रीना ने कैजुअली बोला था कि उसने एक स्पिरिट गेम डाउनलोड किया है, ओजा टाइप का ऐप, बस टाइम पास के लिए क्यूरियोसिटी से सोशल मीडिया पे देखा था। कोई फिजिकल बोर्ड नहीं, बस फोन स्क्रीन पे अल्फाबेट्स और यस नो का ऑप्शन। रीना ने कहा था मजाक था, पर फादर जोसेफ ने वही बात पकड़ ली। उन्हें बोला इनविटेशन फिजिकल होना जरूरी नहीं होता, नियत और क्यूरियोसिटी काफी होती है, स्पेशली जब कोई बच्चा इमोशनली वीक हो और अकेला हो। उस पॉइंट पे सुनीता को गिल्ट ने तोड़ दिया क्योंकि वो समझ रही थी कि रीना ने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया, बस एक इनोसेंट क्यूरियोसिटी थी और उस क्यूरियोसिटी ने उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया था। फादर जोसेफ ने कहा ये अटैचमेंट रैंडम नहीं है, रीना की एनर्जी, उसका अकेला रहना, उसका रूम का लोकेशन और वो वेल सब एक लाइन में आ गए थे। और जो सोल्स थे ना वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, पहले बस अटेंशन चाहते थे। पर जब रेसिस्टेंस आया, जब चर्च का अटेम्प्ट हुआ, तब वो डेस्परेट हो गए। डिलीवरेंस का डिसीजन लिया गया, पर एक दिन में नहीं। फादर जोसेफ ने क्लियरली बोला ये प्रोसेस होगा, प्रेयर्स, फास्टिंग, हाउस क्लेंजिंग और रीना को वापस लाना पड़ेगा। जब रीना पुणे से वापस आई ना, उसकी कंडीशन फिर से डिटीरियोरेट होने लगी, जैसे फ्लैट ने उसे पहचान लिया हो। पहली रात ही वो चीख के उठी, बोली कोई खिड़की के पास खड़ा है। और उस दिन सुनीता ने फर्स्ट टाइम देखा कि रीना की आंखों का एक्सप्रेशन उसका नहीं लग रहा था, कुछ और ही देख रहा हो जैसे। अगला दिन डिलीवरेंस का पहला फेज था। फादर जोसेफ 2 और प्रीस्ट के साथ आए। होली वाटर, प्रेयर्स, कैंडल्स और बाइबल के वर्सेस। जैसे ही प्रेयर शुरू हुई ना, रीना का शरीर स्टिफ हो गया। उसने हाथ पैर झटकना शुरू कर दिया और फिर वो आवाज आई जो विंसेंट आज तक नहीं भूल पाता, डीप, अनफैमिलियर, गुस्से से भरी हुई, उर्दू में बोलते हुए। वर्ड्स क्लियर थे पर इंटेंशन डार्क थी। रूम का टेम्परेचर और गिर गया, कैंडल्स की फ्लेम सीधी नहीं रह रही थी और सुनीता बस कॉर्नर में बैठ के रो रही थी क्योंकि जो वो देख रही थी वो उसकी बेटी नहीं लग रही थी। फादर जोसेफ ने एक ही बात रिपीट की, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। और उस वक्त रीना के मुंह से जो हंसी निकली ना, वो किसी बच्चे की हंसी नहीं थी, वो ठंडी, स्लो और बिल्कुल कैलकुलेटेड थी। और इसी पॉइंट पे फादर जोसेफ ने कहा ये लड़ाई लंबी होने वाली है और फैमिली को मेंटली रेडी रहना होगा। और वहीं से वो दिन शुरू हुए जो सुनीता आज भी याद नहीं करना चाहती। सुनीता के लिए वो अगले कुछ दिन टाइम के जैसे नहीं थे, वो बस एक कंटिन्यूअस स्टेट थे जहाँ दिन और रात का फर्क ही खत्म हो गया था। डिलीवरेंस का प्रोसेस सिर्फ एक प्रेयर नहीं था, वो एक डेली बैटल बन चुका था। फादर जोसेफ और उनके साथ 2 असिस्टेंट प्रीस्ट रोज आते थे, कभी सुबह कभी शाम। फास्टिंग होती थी, बाइबल के वर्सेस रिपीट होते थे, होली वाटर हर कोने में छिड़का जाता था। और हर सेशन के बाद रीना या तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती थी या फिर ऐसी शांत हो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर वो शांति कभी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। रीना के वायलेंट एपिसोड्स अब अनप्रेडिक्टेबल हो गए थे। कभी वो जमीन पे बैठ के चिल्ला रही होती, कभी बिना किसी वजह के हंसी निकलती और फिर अचानक बिल्कुल नॉर्मल टोन में पूछ लेती मम्मी खाना क्या बना है, जैसे बीच में कुछ याद ही ना हो। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं लगती थी। 14 साल की कमजोर सी लड़की, पर जब वो रेसिस्ट करती थी ना तो विंसेंट और 2 आदमी भी उसे संभाल नहीं पाते थे। उसके नेल्स से लगे स्क्रैचेस सुनीता के हाथों पे अभी तक के निशान छोड़ गए थे। एक रात जब प्रेयर नहीं चल रही थी, सिर्फ फैमिली साथ बैठी थी, रीना अचानक खिड़की की तरफ चल दी। वो खिड़की जो उस वेल की तरफ खुलती थी और बिना पीछे देखे बोली वहां नीचे पानी है, बच्चा रो रहा है, उसे बाहर निकालो। और जब विंसेंट ने उसे पकड़ने की कोशिश की ना, उसने कहा तुम्हें उसका दर्द नहीं समझ आएगा, तुम लोग सिर्फ भगवान का नाम लेते हो, पर उनका क्या जिनको भूल दिया गया। और फादर जोसेफ ने बाद में एक्सप्लेन किया कि जो सोल्स थे वो अपना ट्रॉमा रिपीट कर रहे थे, उनका पेन रीना के जरिए बाहर आ रहा था। फादर जोसेफ ने फिर एक और चीज की जो पहले नहीं की थी, उन्होंने रीना के रूम के विंडो के पास एक प्रॉपर मास कंडक्ट करवाया। सिर्फ प्रेयर्स नहीं बल्कि उन सोल्स के लिए भी शांति की प्रार्थना। उन्होंने कहा ये सिर्फ भगाने का केस नहीं है, ये रिलीज का केस है। और जब उन्होंने उन 6 सोल्स के लिए नाम के बिना प्रेयर की ना, तो रीना पहली बार रोई, बिल्कुल बच्चों जैसे, जोर जोर से, बिना किसी गुस्से के, जैसे कोई बहुत लंबा बोझ उतर रहा हो। उस रात के बाद सिम्पटम्स धीरे धीरे कम होने लगे, हॉस्पिटल विजिट्स बंद हो गए, ब्लैकआउट्स नहीं हुए, उर्दू वाली आवाज नहीं आई, पर रीना बिल्कुल नॉर्मल होने में वक्त ले रही थी। वो अक्सर बोलती थी उसे सपने में पानी दिखता है रोशनी के साथ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, पर डर के बिना। फादर जोसेफ ने बोला ये हीलिंग का हिस्सा है, दरवाजा बंद हो चुका है, पर जो गुजर चुका है उसकी यादें कुछ टाइम रहती हैं। डिलीवरेंस का फाइनल दिन जब आया ना, तो पूरा फ्लैट
फ्लैट इंसेंस और कैंडल की स्मेल से भरा हुआ था। फादर जोसेफ ने खुद बाउंड्री वॉल के पास खड़े होकर कमांड दी, जो बंधे हुए हो, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। और उस वक्त हवा एकदम से तेज चली, कर्टन्स जोर से उड़े और रीना बेहोश होके गिर गई। पर इस बार जब वो उठी ना, तो उसकी आंखों में पहली बार वो पुरानी स्पार्क वापस थी। वो डर नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं, बस थकान और रिलीफ। फादर जोसेफ ने क्लियर बोला, इस फ्लैट में रहना ठीक नहीं होगा। अटैचमेंट ब्रेक हो गया है, पर जगह अभी भी वुंडेड है। सुनीता और विंसेंट ने बिना डिबेट किए डिसीजन लिया शिफ्ट करने का, और कुछ ही हफ्तों में वो लोग दूसरे बिल्डिंग में चले गए। रीना का हेल्थ जैसे पलट के वापस आ गया, वेट बढ़ने लगा, एपेटाइट नॉर्मल हुई, और सबसे बड़ी बात, उसने दोबारा कभी ओजा या किसी भी ऐसे ऐप को हाथ नहीं लगाया। पर मिछाले लिखता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद पता चला कि उनके पुराने फ्लैट में नई फैमिली आई है। वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी माँ उनके साथ रहने आई थी। वो बूढ़ी औरत रीना के पुराने रूम में सोई और कुछ ही दिनों में सुबह उठ के बोल नहीं पाई। नेक से नीचे पूरा पैरालिसिस। डॉक्टर्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, और जब ये न्यूज सुनीता तक पहुंची ना, तो वो बस चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी जो चीज रीना के साथ हुई थी वो कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। बस एक हिस्सा और बचा है, जब रेडी हो लिखना। सुनीता आज भी इस बात पे चुप हो जाती है। वो डिटेल में कुछ नहीं बताती, बस इतना बोलती है कि जो हमने देखा वो शेयर करने लायक भी नहीं था। और मिछाल जब ये बात लिख रहा था ना, उसने भी लास्ट पार्ट लिखते वक्त रुक रुक के लिखा, जैसे कुछ चीजें लिखने से फिर से जिंदा हो जाती हैं। रीना का शिफ्ट होने के बाद लाइफ आउटवर्डली नॉर्मल हो गई थी। स्कूल वापस, लाफ वापस, फ्रेंड्स वापस, पर एक चीज थी जो परमानेंटली चेंज हो चुकी थी। रीना अब जगहों को महसूस करती थी, बिना बोले, बिना लॉजिक के, बस एक गट फीलिंग जैसे। एक बार बांद्रा में ही एक और फ्लैट देखने गए थे सब लोग। ब्रोकर बातें कर रहा था, विंसेंट पेपर्स देख रहा था, और रीना बस चुपचाप खड़ी थी। अचानक उसने अपना पेट पकड़ लिया, बेंड हो गई, सांस तेज हो गई। सुनीता घबरा गई, पूछा क्या हुआ, और रीना ने बस इतना कहा, यहाँ नहीं, प्लीज यहाँ नहीं। बाद में पता चला उस फ्लैट में भी कोई टेनेंट ज्यादा टाइम नहीं टिकता था। रीजंस कोई नहीं बताता था, बस लेट वो गाते थे और चले जाते थे। फादर जोसेफ से लास्ट बात जब हुई ना, तो उन्होंने एक चीज बोली जो मिछाल के दिमाग में अटक के रह गई। उन्होंने कहा, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ दर्द सिर्फ एक बार नहीं होता, वो रिपीट होता रहता है, और जब कोई मासूम बीच में आ जाता है ना, तो वो पेन उसको पकड़ लेता है। रीना के केस में वो सोल्स इविल नहीं थे, वो सिर्फ अटके हुए थे, पर अटका हुआ दर्द भी उतना ही खतरनाक होता है जितना गुस्सा। सुनीता कभी कभी रात को उठ के रीना के रूम का दरवाजा खोल के देख लेती है, बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक है, जिंदा है, सेफ है। और रीना जब ये नोटिस करती है ना, तो वो कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, जैसे समझ रही हो कि माँ का डर लॉजिकल नहीं होता, वो मेमोरी से बनता है। मिछाल के लिए ये कहानी सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं है, ये एक वार्निंग है। मॉडर्न बिल्डिंग, हाई सिक्योरिटी, पैसा, फेथ, कुछ भी हो, कुछ दरवाजे अगर खुल जाते हैं ना, तो उन्हें बंद करना सिर्फ डॉक्टर या लॉजिक का काम नहीं होता। और सबसे डेंजरस बात ये नहीं होती कि तुमने कोई चीज जान के की, सबसे डेंजरस होती है वो क्यूरियोसिटी जो तुम मजाक में कर देते हो, बिना ये जाने कि कौन सुन रहा है। आज भी जब मिछाले बांद्रा से ड्राइव करता है ना, और वो बिल्डिंग साइड से दिखती है, वो एक सेकंड के लिए स्टीयरिंग टाइट पकड़ लेता है, क्योंकि उसे याद आता है वो बॉटल जो अपनी जगह वापस आ जाती थी, वो आवाजें जो सिर्फ रीना सुनती थी, और वो फैक्ट कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी उस फ्लैट ने किसी और को छोड़ा नहीं, जैसे जगह ने बस अपना टारगेट चेंज कर लिया हो। और शायद इसीलिए फादर जोसेफ ने एंड में एक ही बात बोली थी, कुछ चीजें भगाई नहीं जाती, उन्हें शांत किया जाता है, और कुछ जगहों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा एक्सॉर्सिज्म होता है। थैंक यू गाइस स्टोरी को एंड तक सुनने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने साथ घटी हुई कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, शायद अगली स्टोरी आपकी हो।